हेलो एवरीवन। आज मेरे साथ है रितेश। और रितेश से हम जानेंगे कि इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था और इनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे एनपीसीआर में। रितेश 2023 में सिलेक्ट हुए हैं एज ए साइंटिफिक ऑफिसर, जो कि मेरे ही बैच में सिलेक्ट हुए हैं। तो रितेश, सबसे पहले आपका वेलकम। थैंक यू और सचिन। रितेश, मैं सबसे पहले आपका इंट्रो थोड़ा जानना चाहूँगा आपके बारे में ब्रीफ में। थैंक यू सचिन। मेरा नाम रितेश गुप्ता है। मैंने अपना बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एनआईटी अगरतला से किया है 2020 में। और उसके बाद मैंने गेट के लिए प्रिपेयर किया था और 2023 के गेट से ही मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ था एनपीसीआई इंटरव्यू के लिए। तो रितेश, उसके बाद आपका इंटरव्यू कहाँ पे था और कितने मिनट चला था लगभग इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू 9 जून को नरोड़ा में हुआ था और मेरा इंटरव्यू लगभग 40 से 45 मिनट चला था। और मेरे पैनल में 8 लोग थे, जिसमें से 7 मेल थे और 1 फीमेल थी। तो इंटरव्यू आपका नरोड़ा, तो आपने पहला प्रेफरेंस नरोड़ा ही भरा था? हाँ, मैंने पहला प्रेफरेंस नरोड़ा भरा था, दूसरा मुंबई भरा था, लेकिन मुझे नरोड़ा ही मिल गया था। ओके। हाँ। तो रितेश, मतलब आपका माहौल कैसा था जब आपने इंटरव्यू पैनल में एंटर किया? मतलब कैसा था, आपसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे, कैसा था ओवरऑल एक्सपीरियंस, कैसा था? मैं सुबह से अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो लगभग लंच तक मैंने वेट किया। लंच के जस्ट बाद मेरा पहला नंबर था। और जब मैं पैनल में घुसा तो थोड़ा नर्वस तो सब होते हैं, वैसे ही मैं भी था। लेकिन जस्ट एंटर किया तो उन्होंने थोड़ा माहौल रिलैक्स करने के लिए कुछ पर्सनल सवाल पूछे, ऐसे ही कि कहाँ से बीटेक किया है और क्या रैंक गेट में रहा, ये सब। उसके बाद फिर उनने वही इंपॉर्टेंट मतलब जो भी फेवरेट सब्जेक्ट वगैरह हैं वो सब पूछे और फिर इंटरव्यू हमारा स्टार्ट हो गया था। तो रितेश, फिर आपसे मतलब आगे क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया? कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछे गए या डायरेक्ट मतलब रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने? जैसे ही मैं एंटर किया ना, तो सबसे पहले उन्होंने वही गेट का रैंक और कॉलेज वगैरह और होम टाउन के वगैरह में थोड़ा सवाल पूछे, थोड़ा माहौल नॉर्मल करने के लिए। फिर उनने पूछा कि मतलब मैं बैठा तो मेरे से पूछा कि आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट बता दो। तो मैंने कोई ऑर्डर नहीं था, सब्जेक्ट बस मेरे फिक्स थे कि ये बताना है। ऑर्डर में कुछ भी मैंने रैंडम बोल दिया। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स और बेसिक थर्मोडायनेमिक्स मैंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट बताए थे उनको। तो फिर मेरा जो उन्होंने सवाल पूछना चालू किया वो एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट किया और पावर प्लांट पे चले गए। तो हाँ, तो सबसे पहले पावर प्लांट तो लिखा नहीं था आपने, लेकिन हाँ, मैंने नहीं लिखा। और एक चीज़ मैं जो जिनका नरोड़ा में होगा उनके लिए एक टिप्स बता देना चाहता हूँ। मैंने दोस्तों से भी बात की थी जब इंटरव्यू देने से पहले। उनने बताया था अगर आप नरोड़ा को प्रेफरेंस में रखते हैं तो ये चीज़ मान लीजिए, अगर आप मटेरियल साइंस भी नहीं लिखते हैं तो उसके लिए भी प्रिपेयर करके जाएं। क्योंकि अभी आप मेरे इंटरव्यू में देखेंगे कि मैंने नहीं नाम लिया है, लेकिन उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन मुझसे मटेरियल साइंस से पूछे और काफ़ी टाइम तक मेरा इंटरव्यू उस पर रहा था। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था वो था कि स्टीम पावर प्लांट कौन सी साइकिल पे काम करता है। तो मैंने बताया रैंकाइन साइकिल। फिर उन्होंने पूछा कि पावर जनरेशन के लिए आइडियल साइकिल कौन सी है। तो मैंने नाम बता दिया उनको कि सर कार्नोट साइकिल आइडियल साइकिल है। तो बोलते कि ठीक है, इसको टीएस डायग्राम पे प्लॉट कर दो। तो मैंने प्लॉट कर दिया। फिर बोलते हैं इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 करके और बताओ कि कौन से पॉइंट के बीच में कौन सी प्रोसेस होगी। तो मैंने उसको बता दिया सारा। तो आपको ये वेपर डोम के साथ पूरा प्लॉट हाँ, करवाया पूरा था? वो ड्रॉ करवाया था, आइडियल मतलब कार्नोट साइकिल मोटर को के ही। लिए? हाँ। तो फिर उसके बाद बोलते कि अब इसको एच एस, पहले मैंने टी एस पे प्लॉट किया, अब बोलते इसको एच एस पे भी प्लॉट करो। तो मैंने एच एस डायग्राम पे प्लॉट किया। फिर इसमें भी उन्होंने प्रोसेस पूछे तो मैंने सारे प्रोसेस बताए। फिर उसके बाद ये पूछते हैं कि अच्छा, ये जब आइडियल साइकिल है तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल क्यों नहीं होती है। तो मैंने उनको बता दिया सर कि इसमें जो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन का प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। और आइसोथर्मल क्या होता है कि इन्फाइनाइटली स्लो हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल इसीलिए नहीं होता कि इन्फाइनाइटली स्लो हो जाती प्रोसेस। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, इसी डायग्राम पे क्या करो कि रैंकाइन साइकिल को भी साथ में मर्ज कर दो। तो मैंने उस पर रैंकाइन साइकिल को ऑटो साइकिल के साथ ही मर्ज कर दिया। फिर उन्होंने पूछा, फिर मैंने जो नंबरिंग की रैंकाइन साइकिल की वो डैश लगा के कर दिया मैंने। तो उन्होंने पूछा कि रैंकाइन साइकिल में 1 डैश तक क्यों लाते हैं और 1 पे क्यों नहीं रुक जाते, जैसे कि हम कार्नोट साइकिल में रुक रहे थे। तो मैंने बोला कि सर 1 पे जो वर्किंग फ्लूइड है वो लिक्विड और वेपर है। तो वेपर को हैंडल करने के लिए मैं पंप का साइज बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वेपर का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। ऐसा कोई डिवाइस भी नहीं है क्या जो लिक्विड और वेपर को हैंडल कर सके? ये भी है कोई ऐसा हमारे पास डिवाइस नहीं है, क्योंकि वेपर को तो हमारे लिए वो कंप्रेसर है, हाँ, कंप्रेसर है। गैसेज के हाँ, लिए। तो ऐसे मिक्सचर के कोई, लिए हाँ, कुछ नहीं है कोई हमारे डिवाइस पास। नहीं है हाँ। हमारे पास। तो फिर उन्होंने पूछा कि पंप का साइज़ अगर हम बढ़ा दें तो फिर क्या काम करेगा। तो फिर मैंने बोला सर पंप का साइज़ बढ़ेगा तो पहले तो पंप ठीक से काम नहीं करेगा। हाँ। क्योंकि इसमें क्या होगा कि वेपर लिक्विड भी है हाँ। और लिक्विड वेपर दोनों है। तो क्या है कि पंप जो होता है वो मोमेंटम ट्रांसफर पे काम करता है और जब वो वेपर को करेगा तो उतना मोमेंटम ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो फिर मैं बोला सर ये फिजिबल नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने एक चीज़ पूछा कि ये पावर प्लांट को हम 4 डैश तक लाते हैं, इसको 4 पे क्यों नहीं रुकते हैं। हाँ। तो इसका आंसर मैंने बताया सर, अगर लिक्विड कंटेंट ज़्यादा होता है तो ड्रॉपलेट की वजह से ना टरबाइन ब्लेड का इरोजन होने लगता है। इसलिए हम इसको चाहते हैं कि इसमें जो लिक्विड कंटेंट हो या जो ड्रॉपलेट हो वो कम से कम हो। तो इसके लिए हम इसको 4 डैश तक ले जाते हैं। फिर बोला अच्छा, तो आइडियल केस में क्या करते हैं, इसको सैचुरेटेड वेपर बनाते हैं क्या। तो मैंने बोल दिया था हाँ एस सर। फिर उन्होंने पूछा
आपने जो हीट रिडक्शन दिखाया है वो कौन से इक्विपमेंट में होता है। एकदम से उन्होंने बहुत अचानक आसान सा सवाल पूछ दिया। तो मैं बताया सर इससे जो हीट रिडक्शन हो रहा है वो कंडेंसर में होता है। फिर उन्होंने बोला अच्छा इसमें क्या करो कि सब कूलिंग को भी ड्रॉ करके दिखाओ। तो मैंने इसमें सब कूलिंग ड्रॉ कर दी और एक लाइन अपने से ऐड कर दी मैंने सर कि सब कूलिंग से क्या होगा कि जो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिडक्शन होगा वो कम हो जाएगा, तो साइकिल की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो फिर उन्होंने पूछा कि सुपर हीटेड साइकिल में एफिशिएंसी क्यों इंक्रीज हुई। तो मैंने बोला सर सुपर हीटेड में क्या किया कि हमारा जो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन था वो इंक्रीज हो गया, और अगर वो इंक्रीज होगा तो हमारी इफिशिएंसी बढ़ जाती है, इसलिए सुपर हीटेड साइकिल में इफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो फिर बोला अच्छा कार्नोट और रैंकाइन में किसकी इफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो मैंने बोला सर कार्नोट की होती है। बोले आपने देखा जब सुपर हीट किया तो वर्क आउटपुट रैंकाइन साइकिल का बढ़ जाता है। इसमें क्या हुआ कि वर्क आउटपुट जब बढ़ गया तो इसकी इफिशिएंसी कार्नोट से ज़्यादा हो जानी चाहिए। तो फिर मैंने बताया सर क्या होता है कि इफिशिएंसी जो है वो एक रेशियो है आउटपुट बाई इनपुट का। इसमें आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन साथ में जो हीट एडिशन होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा और ओवरऑल वो ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी इफिशिएंसी कार्नोट से कम ही रहती है। तो फिर उनने मेरे से पूछा कि कंडेंसर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है। एग्जैक्टली वो कंपैरिजन जानना चाहते थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर के लिए। तो मैंने बोला सर उसकी वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ी कम होगी। फिर उन्होंने पूछा कि लगभग एग्जैक्ट वैल्यू। तो उस टाइम मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं था, तो मैंने बोल दिया सर आइडिया नहीं है इसके बारे में। फिर वो आ गए कि सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट वगैरह के बारे में मेरे से पूछने लगे। तो उन्होंने बोला सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट के बारे में सुना है। तो मैंने बोला हाँ सर सुना है, शायद इसमें जो स्टीम का प्रेशर होता है वो हम क्रिटिकल प्रेशर से ऊपर ले जाते हैं। तो फिर बोला कि इसका कर्व ड्रॉ कर सकते हो क्या, इसके साथ में मर्ज कर दो। तो मैंने बोला सर इसका आइडिया मुझे कर्व के बारे में अभी आइडिया नहीं है। फिर बोलता अच्छा ये बताओ कि जैसे सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट में प्रेशर हम क्रिटिकल प्रेशर से ऊपर ले जा रहे हैं तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, तो इसकी ब्लेड के लिए हम मटेरियल क्या लेंगे। मतलब जो नॉर्मल पावर प्लांट में हम ब्लेड का मटेरियल ले रहे हैं, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट में भी सेम मटेरियल रहेगा क्या। अब इसके बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं था ऐसा, और गेट में ऐसे सवाल आते नहीं हैं, तो कुछ आइडिया नहीं था। बस वो पूछ रहे कि अच्छा ये बताओ कि मटेरियल चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। तो जस्ट एक गैस मानो चाहे, जैसे मैंने बोल दिया हाँ सर इसमें कुछ मटेरियल दूसरा रहेगा। तो फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद वो शिफ्ट कर गए तो फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर। तो बोलते हैं कि पहले क्या करो कि टैंक को ड्रॉ कर दो, 15 मीटर इसकी हाइट मान लो और इसको 10 मीटर तक पानी से भर दो। तो ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं अब इसका हमें मतलब पूरी चारों तरफ से टैंक बंद है, कहीं से कुछ खुला नहीं है, और बोलते हैं हमें इसका जो लेवल है वो कंटिन्यूसली मेजर करना है, तो क्या अरेंजमेंट हम इसमें करेंगे। तो मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। तो मैंने बोला अब कैसे ही करेंगे, मैं सोचता रहा। फिर लगभग 15-20 सेकंड और मैंने सोचा सर इसमें कुछ होल वगैरह कर सकते हैं क्या। तो बोले ठीक है इसमें होल कर सकते हो। तो मैंने उनसे बोला कि सर इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो इसके बॉटम पे एक होल कर देंगे और एक सिंपल ग्लास ट्यूब को हम लगा देंगे, तो क्या है कि वो लेवल मेंटेन रहेगा, तो हम ग्लास ट्यूब्स की हेल्प से और इसका कंटिन्यूसली लेवल मेजर कर सकते हैं। तो बोले ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा जैसे इसका जो एम्प्टी पोर्शन था 10 मीटर तक पानी भरा है, 5 मीटर खाली है, अब उसमें हमने क्या किया कि इसमें गैस को भर दिया है हमने, ठीक है गैस को भर दिया, अब हमें इसका प्रेशर मेजर करना है तो हम कैसे करेंगे। तो मैंने बोले सर इसका प्रेशर मेजर करने के लिए हम प्रेशर गेज लगा देंगे। तो बोले ठीक है ड्रॉ करके दिखाओ। तो मैंने क्या किया कि इसमें जो प्रेशर गेज लगाई वो गैस वाले पोर्शन में ऊपर की तरफ लगा दी, तो वो गैस प्रेशर को मेजर कर देगा। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा तुमने जो जैसे मान लो कि जो गैस प्रेशर है वो 10 बार है और जो टैंक डिज़ाइन है वो 11 बार के लिए है, तो क्या प्रेशर गेज वेल कनेक्टेड है। अब चूँकि क्या था कि गैस का प्रेशर 10 बार है और लिक्विड कॉलम की वजह से भी कुछ प्रेशर आएगा, तो बॉटम की तरफ प्रेशर और बढ़ता जाएगा, वो 11 बार से ज़्यादा भी हो सकता है, तो फिर टैंक बस्ट कर जाएगा। तो फिर मुझे क्या कह रहा है, तो मेरे पास नहीं सर हम क्या करेंगे प्रेशर गेज को बॉटम की साइड लगाएंगे ताकि वो गैस प्रेशर को भी मेजर करेगा और साथ में लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर आएगा उसको भी मेजर करेगा। तो बोले ठीक है, फिर पहले क्यों नहीं ड्रॉ किया। तो मैं बोल दिया सॉरी सर थोड़ा दिमाग मतलब उस टाइम काम नहीं किया। फिर बोलते हैं अच्छा, फिर उन्होंने पूछा कि अब जो प्रेशर गेज अब जब तुमने बॉटम पे लगा दिया तो कौन से प्रेशर को मेजर कर रहा होगा। तो मैंने बोला सर एक गेज प्रेशर को मेजर कर रहा होगा। तो बोले ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बोर्ड से बुला लिया और बिठाया और बोलते हैं कि एक पाइप कंसिडर करो, उसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है और हमें उसका फ्लो मेजरमेंट करना है, तो हम किस मतलब कैसे करेंगे। तो मैंने हाँ वो डिवाइस का नाम जानना चाहते, तो मैंने बोल दिया सर बेंचोमीटर से हम कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि बेंचोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो मैंने बोल दिया सर बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। फिर बोलते हैं अच्छा ये बताओ कि बेंचोमीटर की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है। तो मैंने बता दिया सर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ज्योमेट्री होती है। फिर बोलते हैं कि अच्छा इसकी ज्योमेट्री जो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग है वो ऐसी क्यों होती है। तो मैंने उसका वही आंसर प्रेशर ड्रॉप के हिसाब से जो भी था वो बता दिया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा तुमने बैना कॉन्ट्रैक्टर टर्म के बारे में सुना है। तो मैंने बोल दिया हाँ सर सुना है। तो बोले बताओ ये बेंचोमीटर में कहाँ पे प्रेजेंट होता है।
तो मैंने बोल दिया सर बैनर कॉन्ट्रैक्टर वेंचुरीमीटर में नहीं ऑरिफिस मीटर में होता है। तो वो थोड़ा और इंसिस्ट करने लगे, अच्छा श्योर हो तुम कि वेंचुरीमीटर में और बैनर कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता है? तो मैंने बोल दिया हाँ सर नहीं होता है। फिर उसके बाद अब यहाँ से मेरा इंटरव्यू पूरा बदल गया और वो मटेरियल साइंस की तरफ शिफ्ट हो गए। एक फैकल्टी ने लगभग मेरे से पूरा मटेरियल साइंस पूछने लगे कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स की डेफिनेशन बताओ, फिर अलॉय की डेफिनेशन पूछी, फिर वो अलॉय और मिक्सचर पे आ गए, फिर इनके एग्जाम्पल भी पूछने लगे, वो कुछ एग्जाम्पल जो थे वो बता दिए, फिर आयरन कार्बन डायग्राम पे भी वो आ गए। फिर उसके बाद पूछते कि कार्बन डायग्राम बनवाया उससे? आयरन कार्बन डायग्राम उससे क्वेश्चन पूछे हाँ छोटे से। बनवाए ने डेफिनेशन पूछी और बोलते कि इसका यूज हम क्यों करते हैं। फिर हीट ट्रीटमेंट पे आ गए, कुछ हीट ट्रीटमेंट का डाटा पूछने लगे कि टेम्परेचर कितना होता है ऐसे, तो वो थोड़ा मेरे को आइडिया था। फिर उसके बाद वो और भी अंदर चले गए। अब यहाँ पे मैं फंस गया क्योंकि मैं बेसिक तो प्रिपेयर करके गया था, मुझे सलाह मिल चुकी थी कि करके जाना, लेकिन इतना तो नहीं कि बाकी सब्जेक्ट भी करने थे। तो फिर मैं यहाँ पे फंस गया और वो इतना अंदर जाते गए और वो हंस दिया मेरे ऊपर लगभग। मेरा कॉन्फिडेंस एकदम वहाँ पे कि ख़त्म सा हो गया, पता नहीं। फिर उसके बाद उस फैकल्टी ने रहने दिया और चेयरमैन मेरे से सवाल पूछने लगे। फिर चेयरमैन ने बोला कि अच्छा, पेन पेपर दिया मुझे और बोलते हैं कि एक डायग्राम दिया कि ये ड्रॉ करो, बोर्ड पे जाके ड्रॉ कर दो। तो मैंने ड्रॉ किया। फिर उसके बाद उन्होंने रिएक्शन कुछ बनवा दिए। फिर उन्होंने एक पेपर दिया और बोला कि इस डायग्राम को ड्रॉ करो। उन्होंने ड्रॉ करके दिया, बोले अपने पे ड्रॉ कर लो। तो मैंने ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने फोर्स वगैरह जो भी था वो लगा लिया। फिर बोलते कि अच्छा ये बताओ कि इसके जो एंड पे रिएक्शन होगा वो कैसा होगा। तो मैंने बोला सर यहाँ पे देखो फिक्स्ड सपोर्ट है, दोनों फिक्स्ड एंड है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने कुछ नहीं लगाया, तो हॉरिजॉन्टल तो कुछ रिएक्शन नहीं होगा, और जो भी होगा टॉर्सन या वर्टिकल फोर्स होंगे। तो वो बता दिया। फिर वो पूछने लगे कि इन दोनों एंड पे जो रिएक्शन है उनका नेचर बताओ कि मतलब कैसा होगा। तो मैं थोड़ा उसको इक्वेशन को ड्राइव करने लगा टॉर्सन वाली को। तो बोलते नहीं बस तुम इंट्यूशन से बताओ कि कैसा होगा। तो बोले ठीक है। फिर बोलते अच्छा तुम 1 मिनट ले लो, ड्रॉ करके बता दो इनकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो मैंने ड्रॉ किया और इनकी वैल्यू बता दी जो भी आई। फिर उसके बाद बस यहाँ पे आके बोले ठीक है आके वापस बैठ जाओ। तो मैं बैठ गया। फिर पूछते हैं कि आप जैसे जानते हैं कि NPCIL की जो लोकेशंस हैं वो ऑल ओवर इंडिया हैं, साउथ में थोड़ा ज़्यादा हैं, आपको कोई लोकेशन से प्रॉब्लम तो नहीं है? तो मैं बोला नहीं सर लोकेशन का ऐसा कोई इशू नहीं है। तो बोलते हैं ठीक है और आपका इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, आप जा सकते हैं। यही मेरा NPCIL इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा। आपसे मटेरियल साइंस में काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए गए जो हाँ। इम्पोर्टेंट है नरोरा वालों के लिए। नरोरा में अगर कोई जा रहा है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ जैसे देखो मुझे दोस्तों से भी सलाह मिली थी और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि अगर आपने मटेरियल साइंस नहीं भी लिखा होगा फिर भी वो घुस जाएंगे, और ऐसा नहीं एक सफिशिएंट टाइम देंगे कि ऐसा नहीं कि 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मेरे से गए और अंदर ही जाते गए। तो मैं सलाह दूंगा कि नरोड़ा में अगर आपको सेंटर मिल रहा है तो मटेरियल साइंस जरूर प्रिपेयर करके जाएं, और एटलीस्ट जो गेट के लिए हम पढ़ते हैं वो तो पूरा पढ़ें। कम से कम आप बेसिक क्वेश्चन के आंसर दे पाए वहाँ पे। एंड में आप मतलब क्या टिप्स देना चाहोगे और क्या सोर्सेज आपने रेफर किया जो आप आने वाले एस्पिरेंट्स को कहना चाहोगे कि वो भी रेफर कर सकते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए? देखो अगर NPCIL के इंटरव्यू के लिए टिप्स की बात करूँ तो देखो गेट का सिलेबस तो है ही, और किसी भी क्वेश्चन को ऐसे लाइटली मत लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही आसान थे और मैंने बहुत गलत जवाब दिए। हाँ है कि कुछ सेकंड बाद मैंने सही जवाब दे दिया, लेकिन ऐसे लाइटली मत लेना किसी भी सवाल को, और पूरी सिंसियरिटी के साथ ही उनके जवाब देना वहाँ पे। और सोर्स का तो है कि मैंने जो गेट के नोट्स थे वो बार बार रिवाइज किए, और कुछ टेलीग्राम पे दोस्तों ने ग्रुप बनाए थे तो उनसे थोड़ा डिस्कशन करते। ओवरऑल ये होगा कि आप जितना डिस्कशन करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप यूटिलाइज कर पाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे क्वेश्चंस में। तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करें और बार बार अपने नोट्स और कॉन्सेप्ट रिवाइज करें, यही टिप्स रहेगी। तो एंड में मैं रितेश को थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू उन्होंने अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस जो है शेयर किया हमारे साथ, और काफ़ी अच्छा इनका इंटरव्यू था। और एंड में ये भी कहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जो आप रितेश से पूछना चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम ID दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे जाके डायरेक्टली पूछ सकते हो, या आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। एक बार फिर से रितेश आपका थैंक यू सचिन।